आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री सम्मेलन। देश भर के तमाम राज्यों के बड़े बड़े नेता, वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है केंद्र के बाद देश को आगे बढ़ाने की, अपने अपने राज्य को कोरोना से बचाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की, वो मुख्यमंत्री आज दिन भर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ा राज्य जहां की एक बड़ी आबादी प्रवासी मजदूरों की भी थी जो वापस लौटी है, एक ऐसा राज्य जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत धीरे शुरू हुआ लेकिन उसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ और अब उस पर काबू लगाने की कोशिश हो रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोरोना का मीटर लगभग अब 8,000 के करीब पहुंचने जा रहा है और 350 के करीब लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कहां पहुंचा है मध्य प्रदेश इस लड़ाई में कोरोना पर अंकुश लगाने में, और साथ ही साथ अब इस अनलॉक फेज 1 का वो उपयोग कैसे करेगा, बताने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री सम्मेलन में। धन्यवाद सर। हम बात कर रहे हैं, अब लॉकडाउन तो खत्म हो गए, अब इसको केंद्र ने कहा है अनलॉक फेज 1। अब अनलॉक फेज 1 में आपके सामने दो चुनौतियां हैं सर। पहला तो यह कि जो मामले बढ़ रहे हैं उनको नहीं बढ़ने देना है या कम रफ्तार में बढ़ने देना है, लोगों की जिंदगी बचानी है। और जो लोग जिनकी जिंदगी संकट में आई लॉकडाउन की वजह से, जिनका रोजगार धंधा चौपट हो गया, उनके लिए आपको अपने शहर गांव खोलने भी हैं। तो ये सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक, जहां तक कोरोना का सवाल है, यह बात सही है कि 8,000 के आसपास जो संख्या आप बता रहे हैं पॉजिटिव केस थे, लेकिन रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का 60% है और उसमें से एक्टिव केस केवल 2800 है। रोज पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, विशेषकर माइग्रेंट मजदूर भी जो बाहर से आए हैं हमारे भाई और बहन, उनके कारण कई जिले हमारे संक्रमित हुए हैं, लेकिन वो हमारे भाई बहन हैं, उनको लाना, उनके इलाज की व्यवस्था करना, उनके रोजगार की, काम धंधे की व्यवस्था करना, ये हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है। हम दोनों चीज करेंगे। एक, हमने कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना भी बनाई है। हमने अपने अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के रूप में लगभग 83,000 बिस्तरों की व्यवस्था की है। अभी हमारे पास केवल 2800 मैंने बताया पॉजिटिव केस है, लेकिन भगवान ना करे हम तो रोकेंगे उसको। लेकिन कई लोग जो कहते हैं कि जून के अंत में पीक आएगी, तो उसकी भी हमने पूरी तैयारी की अगर वैसी कोई परिस्थिति बनती है तो। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 60 टेस्ट होते थे, अब 6,000 टेस्ट रोज होते हैं। सारी व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद करने का प्रबंध किया है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है, जान भी बचाना, लेकिन जहान भी है। दुनिया रुक नहीं सकती, आर्थिक गतिविधियां चालू करनी पड़ेगी, रोजी रोटी रोजगार देना पड़ेगा। और पहली चुनौती रोजगार देने की अपने प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों को। मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई श्रम सिद्धि, जिसके अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर भाई बहन थे जिनके पास जॉब कार्ड नहीं थे, 5 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड उनके बनाए और अभी हम सबको रोजगार दे रहे हैं। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश में कोई भूखा ना सोए। पहले 3 महीने का राशन, फिर 2 महीने का और फिर आगामी महीनों का राशन। जो प्रवासी मजदूर भी आए उनको भी हम निःशुल्क देंगे। स्किल मैपिंग का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। कई ऐसे मजदूर हैं जो कुशल हैं, उनके हाथों में हुनर है, वो काम जानते हैं। स्किल मैपिंग का काम हमारा तेजी से चल रहा है। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, पोर्टल बनाया, रोजगार सेतु। एक तरफ वो मजदूर जिनको काम आता है उनकी लिस्टिंग, और दूसरी तरफ वो कारखाने या अधोसंरचना का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको कुशल हाथों की जरूरत है, उनको हम इस पोर्टल से जोड़ के, जिनको जरूरत है रोजगार की और जिनको जरूरत है मजदूर की, उन दोनों को जोड़ देंगे। इसका नाम हमने दिया रोजगार सेतु। तो हमारे कुशल मजदूरों को भी काम मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमने प्रवासी मजदूर आयोग बनाने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में भी उनको काम देने की हम योजना बना सकें। आर्थिक गतिविधियां हमने चालू की हैं। अब पूरा मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन, भोपाल को छोड़ के इन 3 जिलों में 1/4, 1/3 दुकानें खोल रहे हैं। बाकी हमने दुकानें खोली है। यातायात हमने खोला है इन 3 संभागों को छोड़ के, और तेजी से आर्थिक गतिविधियां शुरू की है।
हम संतुलन बनाएंगे। एक तरफ कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमारी सारी व्यवस्थाएं, जिसमें एक और व्यवस्था हमने फीवर क्लिनिक शुरू किए कई जगह। अस्पताल में हर एक को जाने की जरूरत नहीं है। अगर छोटी मोटी समस्या है तो फीवर क्लिनिक में जाए, वहां चेकअप होगा। जरूरत अगर होगी तो फीवर क्लिनिक आपको अस्पताल भेजेगा, नहीं तो वहीं से आपको दवाई देके विदा कर देगा। तो कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, फेस कवर मतलब मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, उसका पालन करना, हाथ धोते रहना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, ये जनता के सहयोग से एजुकेट करने का भी हमारा प्रयास है जी। जो दुकानें खुली है वहां भी कई तरह के निर्देश हम लोगों ने दिए हैं, जैसे एक समय 5 लोग से ज्यादा नहीं आएंगे ग्राहक। तो दोनों के बीच हम संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फैक्ट्रीज भी, कल कारखाने भी हम चालू कर रहे हैं। विकास के काम बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार के देने के लिए गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी हमको। तो दोनों में संतुलन बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है सर, विषय बहुत सारे हैं, एक एक करके चलते हैं। तो पहले एक बार कोरोना की बात कर लें, फिर आगे आर्थिक गतिविधि की बात करते हैं। ये जैसा अभी आपने कहा कि कई विशेषज्ञों ने कहा कि अभी पीक आना बाकी है कोरोना के मामलों का। अब ये तो बात सब जान रहे हैं कि अब अगर हमने अनलॉक किया है तो संक्रमण बढ़ेगा ही, क्योंकि लोगों का कांटेक्ट बढ़ने वाला है। तो एक समझना चाहते हैं आपसे, आप इतनी बड़ी आबादी का पर शासन कर रहे हैं, कोई एस्टिमेट है कि खतरा कहां तक जा सकता है? आखिर कितनी तैयारी करनी पड़ेगी हमको? कितने मामले हो सकते हैं? देखिए, एक तो हमारा विश्वास है कि हम इस खतरे को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे मध्य प्रदेश में। जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारे यहां कई दिनों से एक्टिव पेशेंट्स की संख्या 3000 के आसपास टिकी हुई है। मतलब पॉजिटिव जितने आते हैं उतने बाहर स्वस्थ होकर भी निकलते हैं, बल्कि अब तो उससे ज्यादा बाहर स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तो अभी तक तो हमको लगता है कि स्थिति कोई बहुत भयानक या भयावह नहीं होने वाली। इतना जरूर है कि वायरस अभी है और वायरस संक्रमण फैलाता है। तो हमने बुरी से बुरी स्थिति में भी जुलाई में हमारे अधिकतम पेशेंट्स कितने हो सकते हैं पॉजिटिव, जून के एंड में पीक की बात करते हैं, तो हो सकते हैं 60,000 के आसपास। अब ये काल्पनिक है, सब जो अंदाज लगा रहे हैं विशेषज्ञ आशंका प्रकट कर रहे हैं। तो 60,000 के आसपास है, तो हमने 83,000 आइसोलेशन बेड तैयार कर रखे हैं, हमने आईसीयू बना रखे हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रखी है। और जो 83,000 हमारे पास बेड है वो प्राइवेट अस्पतालों में भी है, सरकारी प्लस प्राइवेट मिला के। तो अगर वैसी स्थिति भी आई तो हमारी उससे निपटने की पूरी तैयारी, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि वैसी स्थिति आएगी नहीं। सर, अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपका रिकवरी रेट बहुत स्वस्थ है, राज्य में 60% के करीब है। मैंने दोनों आंकड़े देखे, थोड़े विरोधाभासी भी हैं। अगर आप बता सकें इसकी वजह क्या है कि जो मृत्यु दर है वो आपकी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है और रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, ऐसा क्यों? देखिए, जब मैं मुख्यमंत्री बना लगभग 2 महीने पहले, तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में फैल चुका था। और उस समय चूंकि ना तो सैंपल की व्यवस्था थी, ना टेस्टिंग की व्यवस्था थी, ना उपचार की व्यवस्था थी। पॉजिटिव पेशेंट्स घूम रहे थे लोगों के बीच में, बीमार होते थे तो सर्दी जुकाम की दवाई ले लेते थे, सांस लेने में तकलीफ होती थी तो कोई कोई ऑक्सीजन भी लगा रहा था। इंदौर जैसे शहर में एबनॉर्मल डेथ रेट उस समय फरवरी मार्च में अगर आप देखें तो वहां, तो शुरू में रोकने में और समस्या को समझने में और उससे निपटने की व्यवस्था बनाने में चूक हुई पिछली सरकार से, इसलिए मामला बिगड़ा, कई पेशेंट सीरियस हो गए। इसलिए प्रारंभ में मृत्यु रेट हमारी बहुत अधिक थी, मृत्यु दर बहुत अधिक थी। मैं 23 मार्च को बना, 24 से हमने एग्रेसिव सैंपलिंग शुरू की। और जैसा मैंने बताया कि 60 टेस्ट होते थे, हम 6000 तक ले गए उनको रोज। और हमको सैंपल भेजना पड़े कई बार बाहर लैब में, तो हमने नोएडा हो या पांडिचेरी हो, वहां भी विमानों से सैंपल भेजे। तो चूंकि प्रारंभ में हमारे यहां मृत्यु काफी हुई थी, इसलिए मृत्यु रेट अलग, मृत्यु दर ज्यादा है, लेकिन अब मृत्यु दर लगातार मध्य प्रदेश में कम होती जा रही है।
और रिकवरी का जहां तक सवाल इसलिए कि हमने बेहतर इलाज की व्यवस्था की है। हम अब पेशेंट्स का सैंपल लेते हैं, पेशेंट्स नहीं, हम तो रैंडम सैंपल भी लेते हैं। लगभग 5 से लेकर 6,000 सैंपल रोज ले रहे हैं, और उसमें से अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो तत्काल उनको फिर एडमिट करते हैं, उपचार करते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए रिकवरी रेट अच्छी है। सर, अब आगे जहान की बात पर आते हैं, अनलॉक की बात पर आते हैं। स्पेसिफिक में बाद में जाऊंगा, पहले आपसे एक संदेश देना चाहता हूं मैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए। देखिए, हम यहां दिल्ली नोएडा में रहते हैं, हम देख रहे हैं लोग अब बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग डर रहे हैं, अभी भी बाहर निकलना नहीं चाहते। उनको लगता है, बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं खासतौर पर। आपकी सलाह क्या होगी? लोग अब जिंदगी किस तरीके से जीना सीखें? देखिए, हमको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, और उसके तरीके हैं। हमने भी मध्य प्रदेश में अपील की है, बुजुर्ग अभी अनावश्यक ना निकलें, छोटे बच्चे अभी ना निकलें। इसलिए स्कूल कॉलेज भी हमने अभी बंद रखे हैं। जून में नहीं खुलेंगे, जुलाई में रिव्यू करेंगे कब खोलें। जिनको कई तरह की बीमारियां हैं वो ना निकलें, क्योंकि जो डेथ्स भी अगर आप देखेंगे उनका विश्लेषण मैं मध्य प्रदेश में समीक्षा करता हूं, तो एक एक मृत्यु का विश्लेषण करता हूं रोज, कि अगर आज 3 हुई, 4 हुई, तो ये हुई कैसे। तो कई बार ये पता चलता है कि उनको पहले से अनेकों बीमारियां थी, शरीर पहले से कमजोर था, रोग प्रतिरोधक क्षमता थी नहीं, इसके कारण कोरोना का संक्रमण हुआ और वो जल्दी चले गए। और इसलिए हमको जो ऐसे भाई और बहनें जिनको क्रोनिक डायबिटीज हो, दूसरी कई तरह की बीमारी हो, उनको भी हमने सलाह दी है कि वो बाहर ना निकलें। और जो बाहर निकलें बाकी लोग, उनको यही आग्रह किया है कि बिना मास्क के ना निकलें। अब जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर कोई निकलेगा तो। थूके ना, दूरी बना के रखें, और स्वच्छता, हाथों की सफाई का ध्यान रखें। और इस व्यवस्था को हम ढंग से बनाए रखना चाहते हैं, केवल प्रशासन के द्वारा नहीं। हम कोरोना वॉलंटियर्स भी बड़ी संख्या में खड़े कर रहे हैं, तो समाज के लोग भी अवेयर करेंगे, समझाएंगे लोगों को। समाज में से ही लोग निकल के स्वयंसेवक बनेंगे, और जो कहेंगे कि ये सावधानियां रखो। हमने सावधानियां रखी तो हम कोरोना को मार देंगे, और सावधानी के लिए लगातार अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लोग चला ही रहे हैं। सर, अब आर्थिक हालत के बारे में जरा हमको बताइए। जैसे कई राज्य हैं, उन्होंने केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग की है। दिल्ली की सरकार ने तो यह कहा है कि हमारे पास सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। क्या हालत है मध्य प्रदेश के खजाने की? कितनी बुरी अवस्था में इस वक्त हम हैं? देखिए, जहां तक आर्थिक हालात के सवाल हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है। पैसा आ नहीं रहा क्योंकि सारी गतिविधियां ठप हैं। लेकिन ये संकट राज्य के सामने भी और केंद्र के सामने भी है। केंद्र के पास भी पैसा नहीं आया। बावजूद इसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने समाज के हर एक वर्ग के लिए अलग अलग पैकेज दिए हैं। गरीबों को निःशुल्क राशन, किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा, समर्थन मूल्य पर उनके उत्पाद की खरीदी, हमारे उद्यमी हो, छोटे व्यापारी हो, उनके लिए भी। अब जैसे हमारे छोटे छोटे व्यापारी, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, हाथ ठेला या गुमटी रख के काम करने वाले, उनको 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन, कम ब्याज का लोन गारंटी देकर, एक नहीं अनेकों चीजें, 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया है। हम उसका भी लाभ उठाएंगे। और सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमने कठिनाई में से रास्ते निकाले हैं। ये बात सही है कि पैसे की कमी, लेकिन 2,990 करोड़ रुपए किसानों के खाते में मध्य प्रदेश सरकार ने डाला। फसल बीमा योजना का रिकॉर्ड खरीदी हमने, 1,24,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। चना मसूर की खरीदी हमारी जारी है।
ये पैसा किसान के हाथ में आएगा तो उसकी हालत सुधरेगी और बाजार की हालत भी वो सुधार देंगे। हमने हर एक वर्ग समाज का, बिजली के बड़े बिल थे वो भी हमने गरीबों के लिए तो क्या 2 महीने के लिए, क्योंकि काम धंधा ही नहीं था उनके पास, तो 50 रुपया कर दिया। और भी हमने अनेकों उपाय किए हैं। कई तरह के पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिए, मध्य प्रदेश सरकार उसके साथ जुड़ी है, हमने दिए। और धन की व्यवस्था हमको करनी होगी। अब मध्य प्रदेश में हमने पंच परमेश्वर योजना चालू करके पंचायतों के विकास के लिए 1555 करोड़ रुपया निकाली, आखिर भेजे। शहरों के विकास के लिए भी हम पैसा भेजने वाले हैं। तो ये केवल रोने से काम नहीं चलेगा कि पैसे नहीं है। नहीं है तो केंद्र के पास भी नहीं, राज्य के पास भी नहीं। इस बावजूद इसके केंद्र हमको सहयोग कर रहा है और केंद्र के सहयोग से कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और दूसरी चीज, हम सब ने ये निवेदन किया है और जिसको केंद्र सरकार ने माना है कि अभी तक कुल जो जीडीपी थी उसके 3 से 3.5% तक लोन ले सकते थी राज्य सरकारें। अब कुछ सुधारों के साथ, सुधार की शर्तें लगाई हैं, हम 5% तक जा सकते हैं। तो इससे पैसे का इंतजाम होगा। पैसे होंगे तो अधोसंरचना का काम होगा। जब पुल पुलिया सड़क बांध बनेंगे, रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो दुकान चलेगी, तो दुकानों का माल उठेगा, तो कारखानों के पहिए चलेंगे, नई पूंजी का निर्माण होगा, अर्थव्यवस्था का पहिया चल जाएगा। संकट के समय ऐसे आते हैं कई बार, लेकिन केवल रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हम अपनी तरफ से भी भरपूर करने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्र का सहयोग भी मिल रहा है जी। और ये 3.5 से 5% अगर लोन हमको मिल गया तो ये साल निकल जाएगा, अगले साल स्थिति सामान्य बन जाएगी। आप बड़ी सकारात्मक सोच रखते हैं शिवराज जी, इसलिए आपकी बातें बड़ी उत्साहवर्धक लग रही हैं, हौसला बढ़ाने वाली लग रही हैं। लेकिन विपक्ष को ऐसा नहीं महसूस हो रहा, खास तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। उनका कहना है ये 20 लाख करोड़ इसमें से गरीब की जेब में गया क्या? वो मांग कर रहे हैं कि 7,500 रुपया ये बिना देखे वो श्रमिक है कि कारखाना चलाता है कि रेडी वाला है कि साइकिल रिक्शा चलाता है, 6 महीने के लिए 7,500 रुपया केंद्र सरकार डाल दे, क्या दिक्कत है? ये राहुल गांधी हैं, गाल बजाने में क्या लगता है? कुछ लेना है न देना है, बस कहना ही कहना है। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं, गरीब की जरूरतें, एक भरपूर राशन मिले वो दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है, काम मिले काम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हमने सुरक्षा चक्र गरीब बहनों और भाइयों के साथ खड़ा कर दिया, संबल योजना बना के उनके बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई लिखाई, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटी की शादी की व्यवस्था, सस्ती बिजली। अब 50 रुपया महीने ही दे दी बिजली हमने मध्य प्रदेश में 2 महीने के लिए। तो उसके बाद बेटा बेटी को अगर मजदूर बहन जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, ताकि वो घर पर रह के आराम कर सके। कुल 16,000 रुपया देने की व्यवस्था। भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु 60 साल से कम उम्र में हो जाए तो 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। हमने पूरा सुरक्षा चक्र खड़ा कर दिया गरीब के साथ। आप केवल कहते रहो, लेकिन केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं तो रास्ता निकलते हैं। संबल योजना का अध्ययन करें राहुल गांधी, जितनी चीजें मैंने बताई वो सब हमने कर दी, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से की। अब उनको तो कुछ लगा ही नहीं, पहले कह दिया कि 10 दिन में सबका कर्जा माफ कर देंगे। कुल मध्य प्रदेश में 6,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है 60,000 करोड़ में से। फिर कहते हैं 72,000 सीधे खाते में डाल देंगे। अब सत्ता में तो आना नहीं है, कुछ भी कहते रहो, लेकिन हमने करके दिखाया है। मैंने इतनी चीजें आपको बताई है, गरीब को जो चाहिए वो सब दे रहे हैं। अब वो केवल कह रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सर वो तो ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो गया। राहुल बाबा, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, अचानक संक्रमण बढ़ जाता, तो देश तैयार था क्या इस स्थिति के लिए? कि इतने आइसोलेशन वार्ड और बेड हमारे पास थे?
क्या टेस्ट की इतनी क्षमता थी हमारे पास? पीपीई किट हमारे पास थे, दवाई हमारे पास थी, वेंटिलेटर इतने हमारे पास थे। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा, वो दूरदर्शी हैं। उन्हें खतरे को पहले भांप लिया और पहले 20 मार्च को मुख्यमंत्रियों से बात की, 22 को उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया, 24 को लॉकडाउन किया। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो जैसे कुछ देशों में जो बहुत संपन्न थे, साधन संपन्न, जिनके पास व्यवस्थाएं थी, वहां जैसी परिस्थितियां बनी कि अस्पताल में यह तय करना पड़ा कि बूढ़े का इलाज मत करो, इसको मर जाने दो, क्योंकि इतने बेड्स नहीं है, इतने वेंटिलेटर नहीं है, मत लगाओ, इसको मरने दो। जवान को लगाओ, ये बच जाएगा तो ठीक है। कैसी स्थिति भारत में करना चाहते थे? इस लॉकडाउन के कारण संक्रमण की गति घटी, नियंत्रित किया, और उस दौरान राज्यों ने केंद्र के सहयोग से सारी व्यवस्थाएं बना ली। अगर हमारे पास अस्पताल, हम तो प्राइवेट अस्पताल लिए कई सरकारी के साथ साथ, और ये मौका हमको इसलिए मिला कि लॉकडाउन था जिसमें संक्रमण धीमा हुआ और लगातार हम काम करते रहे, और इसी लॉकडाउन ने बचा लिया देश को। आज हमने व्यवस्थाएं खड़ी कर ली और किसी भी संकट से निपटने के लिए हम तैयार हैं। अब उठे नींद से और कह दिया लॉकडाउन गलत था, लॉकडाउन गलत था। कोई सही सलाह आज तक दिए? क्या करना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी ने बचा लिया देश को। सर, दरअसल उनकी आलोचना के पीछे तर्क यह है कि वो कहते हैं कि जब 500 मामले थे देश के अंदर, तब तो आपने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया, और उसके बाद आज देश में 2 लाख के करीब मामले होने जा रहे हैं तो सब कुछ खोल दिया। अब वो, उनकी अकल को मैं क्या कहूं, मुझे कुछ कहना नहीं है। वो दुनिया भर में नहीं देख रहे। एक बार संक्रमण शुरू होता तो बढ़ता है। कोई ऐसी वैक्सीन और दवाई है कि आज दवाई दे दी तो कल संक्रमण खत्म हो जाएगा? अमेरिका जैसे देशों में कैसे बढ़ा है? बढ़ना तो सब जानते थे, प्रधानमंत्री जी ने तब भी कहा था, लेकिन बढ़े तो हम व्यवस्थाएं खड़ी करके उससे निपट लें। इसमें सहायक लॉकडाउन भी हुआ, और आज हम, चूंकि हमारे पास व्यवस्थाएं खड़ी है, जनता अवेयर हो गई है, अब लोग डरते नहीं है। उनको पता है कि कोरोना ठीक भी होता है, लेकिन लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि उनको एजुकेट किया गया है। तो मिलके हम लॉकडाउन खोलने के बाद भी इससे लड़ेंगे और अर्थव्यवस्था को भी खड़ी कर लेंगे। सर, मुझे पता आपके पास समय कम है, तो एक विषय रह गया अछूता, उस पर मैं आपसे 5 मिनट आपके और चाहूंगा। यह है मजदूरों का विषय, जिस पर खूब राजनीति हुई है। किसी ने बसें लगा दी, कांग्रेस ने कहा हम इनके ट्रेन का खर्चा दे देंगे। आपने भी प्रियंका जी को आह्वान किया कि आखिर देखिए मध्य प्रदेश में हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। सर, जो भी हुआ हो, लेकिन जो तस्वीरें देखी वो बड़ी दर्दनाक थी। क्या इससे बचने का कोई उपाय था? देखिए, आप मध्य प्रदेश का अध्ययन करवाइए। मजदूरों ने एक बार मन बना लिया कि हमें एक बार अपने गांव पहुंचना है, घर पर पहुंचना है। बेहतर स्थिति तो सच में ये होती कि जो जहां थे वहां रहते, लेकिन मन बन गया कि जाना है, इसलिए लोग निकल पड़े अपने अपने हिसाब से। भारत सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की। हम अपने सारे मजदूरों को ट्रेन से और बसों से लेके आए, आसपास के प्रदेशों से बस से लेके आए, दूरी के स्थानों से ट्रेन से लेके आए। और मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी प्रदेश का मजदूर आया हो, जब हमने भी वो तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हुई, उनने भी कहा कोशिश करो कोई मजदूर पैदल ना चले। हजारों बस हमने लगाई रोज मध्य प्रदेश की बॉर्डर से, एक बॉर्डर पे आते थे तो दूसरी बॉर्डर तक छोड़ने के लिए। उनकी चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था, कई जगह जूते चप्पल पहनाने की पांव में व्यवस्था, और उनको तकलीफ और कष्ट ना हो ये प्रयास किया। और इसलिए लॉकडाउन सही था। लेकिन मजदूर का भी मन बन गया कि अब ऐसी परिस्थिति में घर जाना चाहिए, तो वो निकल पड़े। असुविधा हुई, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन बाद में व्यवस्थाएं खड़ी हुई और उनको घर तक पहुंचाया गया।
और आज भी जहां हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मैंने आपको प्रारंभ में बताया, हम काम की व्यवस्था कर रहे हैं, राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी संबल जैसी योजनाओं के बारे में मैंने जानकारी दी है। जब ऐसे बड़े संकट आते हैं तो कई बार जो नहीं सोचते वैसी परिस्थिति भी बन जाती है। सर, अंत में आपको करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको थोड़ा हौसला देने के लिए, कुछ आश्वासन देने के लिए कि हां, हम वापस लौटेंगे, दोबारा अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत, अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो। मैं सभी देशवासियों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है लड़ने की। और लड़ने का उपाय फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस कवर लगाना, बार बार हाथ धोते रहना, कहीं भीड़ इकट्ठी ना होना, मनोबल बनाए रखना। अगर बीमार भी कोई संक्रमित हो गया तो घबराहट काहे की, अब तो ठीक हो के चले आ रहे हैं लोग। सर्दी जुकाम बुखार ही तो है कोरोना, और क्या है। अगर समय पे आपने बता दिया, इलाज हो गया, कोई छुपाए ना, क्योंकि घातक तब होता है जब फेफड़ों में संक्रमण फैलता है। गले पे ही पकड़ लो ना उसको, समय पे बता दो, उपचार हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया और मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने मध्य प्रदेश में तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। लोकल को वोकल बनाना है। ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनका जाल बिछाना है। गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। हम अपने यहां की चीजों का यथासंभव इस्तेमाल करें, बनी हुई जो हमारे आसपास के लोग बनाते हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में तय कर दिया कई चीजें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगी। स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और हिम्मत ना हारें, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। कोरोना से लड़ाई में भी और अपना काम धंधा जो भी है वो फिर से खड़ा होगा। भारत में बहुत क्षमता, ताकत है, दूरदर्शी नेतृत्व है। 6 महीने में उठ के हम फिर से खड़े हो जाएंगे। ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदलना है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, नए संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देना है। शिवराज जी, आपकी बातों से वाकई मनोबल बढ़ता है और इसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनौतियां भी बहुत बड़ी है, लेकिन पूरी हमें उम्मीद है, भरोसा है कि देश का नेतृत्व हमें इस संकट से निकालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 6 महीने में चाहे तो देश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इस वक्त हालात खराब जरूर हैं, लेकिन संयम और मनोबल के साथ अगर हम चले तो कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिससे पार नहीं पाया जा सकता।